हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको नाम को देखकर ही पता चल रहा होगा कि आखिर ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है ना। तो लिविंग वर्ल्ड मतलब पूरा लिविंग बींग्स के ऊपर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, लिविंग बींग्स है ना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले तो हम इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले है व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं। फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक्स हम इस जो पूरा चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। कहता है कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना अच्छा है, वंडरफुल है, खूबसूरत है। ठीक है, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स आर अमेजिंग। मतलब ये जो धरती है इस पर बहुत सारे लिविंग टाइप्स रहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। वहाँ पर कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये सारी चीज़ों पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, the ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what needed is life। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे पॉपुलेशन है, अलग अलग कंट्रीज में बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस धरती पर, तो इसके लिए जो ज़रूरी है वो है लाइफ। ठीक है, तो लाइफ ज़रूरी है। अब दोस्तों, हमें लाइफ मतलब हम कैसे मान ले कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो जिंदा है या नहीं। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में कि उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है मूवमेंट, है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस में हाउ डू वी फाइंड दैट द ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉट, तो वो है मूवमेंट। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर सो जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग जब सोते हैं तब भी मूवमेंट होती है। हाँ, तो हम जो है उनको ब्रीथ करते हुए देखते हैं, वी सी देम ब्रीदिंग। ठीक है, तो मूवमेंट जो है उसकी मदद से हम ये तय कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लिविंग। तो आखिर ये लिविंग होती क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जब भी हम लिविंग जो है टर्म है लिविंग, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादातर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को याद करते हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्राइट है, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। और वो जो मेन फीचर्स है, पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर जो है कुछ फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है वो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ suitable response that come to our mind। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स है। इंटरैक्ट होना, इंटरैक्ट करना एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब ये जो पहला फीचर है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मतलब ग्रोथ। ग्रोथ इज़ आवर फर्स्ट फीचर। ठीक है, याद रखिए ग्रोथ। ओके, अब ग्रोथ के बारे में हम देखने वाले हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करते हैं। कैसे भी कर सकते हैं आप, कैसे देखिए, इंक्रीज इन मास में इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हमारी हाइट ग्रो होती है, बहुत सारी चीज़ें ग्रो होती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, सेल डिवीजन। अब आप मुझे एक बात बताइए, ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, या आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं जब प्लांट्स की बात करूँ तो उनका भी जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन में होता है, लेकिन वो पूरे उनका जितना भी लाइफ स्पैन होता है, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उनमें जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से ही होता है। इट अकर्स थ्रू सेल डिवीजन ओनली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करूँ
तो एनिमल्स में ये जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक ही होता है, ठीक है, सर्टेन एज तक ही होता है, मतलब इस एज तक की ग्रोथ अकर होगा, उसके बाद ग्रोथ अकर नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। तो ये जो सेल डिवीजन है वो किस लिए अकर होता है, वो टिश्यूज में मेनली अकर होता है। क्यों अकर होता है? क्योंकि जो खोए हुए सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, ठीक है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो जो अमीबा जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीजन से मेनली ग्रो करते हैं, ठीक है। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन वाइट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब हम तो है जो भी साइंटिस्ट लगे हुए इजीली जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उनके जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके हम आसानी से वो पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मतलब हमें ये जानना होगा कि बॉडी मास के अंदर जितनी इंक्रीज होती है, बढ़ाई होती है, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो, ठीक है। तो नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती है, ठीक है। अब कैसे? अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है, उनके भी बॉडी मास में इंक्रीज होती है, मतलब क्राइटेरियन का फॉर ग्रोथ जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो माउंटेन्स कितने बड़े होते हैं, वो भी ग्रोथ अगर होती है ना, छोटे बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। बोल्डर्स की बात करता हूँ मैं, सैंड माउंट्स की बात करूँ तो ये लोग भी जो है डू ग्रो, ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है। गॉट इट? नाउ हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? जो सरफेस, नीचे का जो सरफेस है, ये सरफेस है, मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है। अब इसका ग्रोथ होगा तो ये जो सरफेस है इसके अंदर जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, मिट्टी ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल होंगे उसको इसकी मदद से वो ग्रो करते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके बड़े होंगे, ठीक है। इसकी मदद से वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रोथ नहीं होता है, जो धरती पर जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसको वो अपने अंदर खींच लेता है और उससे उनका ग्रोथ होता है, आया समझ में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होता है, ठीक है, आया समझ में। नाउ ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ग्रोथ है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ठीक है। तो अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अगर वंस एन ऑर्गेनिज्म इज डेड इट विल नॉट ग्रो। एक बार कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मर जाए तो वो ग्रो नहीं करेगा, ये याद रखना। तो हमने जो है पहली जो प्रॉपर्टी है, फीचर है ग्रोथ, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ग्रोथ हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर लाइकवाइज रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब देखिए मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब क्या, मतलब अभी नए बच्चे को हम जन्म देते हैं तो वो प्रोजेनी मानी जाती है उसको, ठीक है, ओके। तो गिविंग राइज टू प्रोजेनी, ओके, प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मेनली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना जो कि अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स या फिर ट्रायड से सिमिलर हो। तो हमने इसको नाम क्या दिया था, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, उसको हमने नाम दिया था वेरिएशन, ठीक है, याद होगा आपको, ओके। तो हमने जो क्लास 10th में इसको नाम दिया था वो था वेरिएशन, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मीन नहीं करते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनमें होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो फंगाई जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और जो है मिलियंस ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्पोर्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा समझ में। फंगाई जो है पहले मल्टीप्लाई होते हैं, एक के दो ऐसा मल्टीप्लाई होते जाते हैं, फिर जो है वो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक एक करके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं, आया समझ में, ऐसे होता है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग।
और अगर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ जैसे कि यीस्ट एंड हाइड्रा, उसमें जो है बडिंग की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बडिंग। अब बडिंग के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो क्लास 10th के वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे, आप वो भी ज़रा देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो आप बोल लीजिए, मैं बना दूंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, इन प्लेनेरिया फ्लैटवॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 10th में पढ़ी है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर, वो सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी है वो बस एक रिवीजन था, कोई नया टॉपिक नहीं था। पूरा हम प्रीवियस क्लासेस में ये पहले चैप्टर्स में जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, अभी तो बस हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजनरेशन के बारे में भी आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रीजनरेट करते हैं, जो मतलब बॉडी के अंदर कुछ लॉस्ट पार्ट्स हो सकते हैं, लॉस्ट सेल्स होते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं। ठीक है, और नए ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द फंगाई, फिलामेंटस अलगे, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो फंगाई है, फिलामेंटस अलगे है, प्रोटोनेमा है ऑफ मॉसेस के, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगर अभी ये सारा जो था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, देखिए अलगे हो गया, अमीबा, बैक्टीरिया हो गया, तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये जो है ग्रोथ से बेसिकली होता है। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, उनके जो सेल्स के नंबर है, कितने सेल्स है उनमें ग्रोथ होता है, उससे बेसिकली इनका रिप्रोडक्शन होता है ना। ठीक है, तो हमने तो पहले से ही जो ग्रोथ है उसको डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड मासेस, उसको हम ग्रोथ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स। मतलब मैं अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो हमें ये परफेक्टली नहीं पता कि ये जो दो टर्म है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसके बारे में क्या यूज़ करने वाले, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या है उसके बारे में हम पूरे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते, है समझ में। तो यही रीज़न है कि हम रिप्रोडक्शन को जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये याद ध्यान रखिएगा ऐसा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो थी हमने रिप्रोडक्शन, वो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सबको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो केमिकल से बने हुए हैं। ये जो केमिकल है वो छोटे बड़े कुछ अलग अलग क्लासेस के, मतलब बड़े छोटे साइज़ में, फंक्शन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनका कुछ सेम तो नहीं होता, कोई कोई तो बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये जो कन्वर्जन्स है, केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो उनके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होते रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन उनमें अकर होती है। ठीक है, वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई, माइक्रोब्स, कोई भी हो, वो जो है मेटाबॉलिज्म उनके अंदर अकर होता ही है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या है मेनली, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, वो देखते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, मतलब जितना भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होता है उसका अगर हम सम करेंगे तो जो आएगा उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। अगर नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, मतलब फ्री इन्वायरमेंट में। ठीक है, वो लोग जो है आउटसाइड द बॉडी, दे आर डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी।
ओके, एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अब देखिए जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर होता है ऑर्गेनिज्म के, और मतलब टेस्ट ट्यूब में अगर हो गया, मान लीजिए हो गया टेस्ट ट्यूब में अगर, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ये याद रखिए। तो ये स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। हेंस मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन वाइट्रो आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो यही रीज़न है कि मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी लाइफ फॉर्म्स के लिए बेसिक और बॉडी की डिफाइनिंग फीचर मानी जाती है, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर गिवन है परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। अब दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक फीचर है, मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ें होती है तो हमें उन्हें सेंस होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पैन तवा रखा हुआ है, ठीक है। हीट जनरेट हो रही है, नीचे से हीट आ रही है। यहाँ पर आपका हाथ है मान लीजिए। अब यहाँ पर आपका हाथ अगर इस तवे को छूने जाएगा तो आपको सेंस होता है कि ये गर्म है, जल्दी से आप हाथ हटा देते हो, ठीक है। आप जल्दी से हाथ हटा देते हो, ठीक है। तो आपको सेंस होता है कि हाँ, वी हैव सेंस टू एबिलिटी टू सेंस द पैन विच इज़ हीटेड, ठीक है। तो वो जो पैन जो है उसको हीट किया है तो आपको सेंस होता है कि हाँ ये गर्म है, हमें हाथ हटाना चाहिए। तो ये जो है ना मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली, ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना भी, मतलब अभी सूरज, अभी मान लीजिए सन इज़ राइजिंग, ठीक है। अब बहुत गर्मी है, अब नंगे पाँव अगर बाहर जाओगे तो गर्मी लगेगी पाँव को, तो वो सेंस होता है इन्वायरमेंट को हमें, है ना। आया समझ में? ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ वी सेंस आर इन्वायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन, ठीक है। ब्रेन इज एन एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल। ओके, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। तो जो प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इसको रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। मतलब कोई भी हो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मल्टी सेल। आया समझ में? आपने पढ़ा है, 8th 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोट्स हो, तो दोनों भी, कोई भी हो, वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता ही है, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फोटो पीरियड होता है रिप्रोडक्शन में, वो जो है सीजनल ब्रीडर मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में वो अफेक्ट जरूर करता है, ठीक है। तो इसके मदद से हम जो है कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है। ऐसा समझ में? अब देखिए, अब मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, ठीक है। अब तक हमने मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी बात की है, ठीक है। तो अब मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, ह्यूमन बींग्स यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। अब लिविंग स्टेट को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा। हम पेशेंट्स को देखते हैं जो कि कोमा में होते हैं, ठीक है, जो कि मशीन से, मतलब मशीन्स होती हैं कुछ जो कि हार्ट और लंग्स को रिप्लेस करती है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट का अगर ब्रेन डेड है तो पेशेंट के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब वो इन्वायरमेंट को सेंस नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लिविंग थिंग्स माने, लिविंग बींग्स माने या फिर नॉन लिविंग बींग्स माने, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। आया समझ में? बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब
in higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. तो हायर क्लास जब आप बड़े बड़े होते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो लिविंग फेनोमेना है वो इंटरेक्शंस के वजह से होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो जो टिश्यूज की प्रॉपर्टीज है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होती है, ठीक है, बट इट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो बट वो कैसे अराइज होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है उसकी मदद से उसको राइज मिलती है, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, अब मैं सेल ऑर्गेनल्स की बात करूँ तो वो जो है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, तो फिर वो कैसे अराइज होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, ऑर्गेनल के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से उनको राइज मिलता है, ठीक है। तो दीज इंटरेक्शंस रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरेक्शंस ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एमर्जन को रिजल्ट करता है, ठीक है। आए समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, एक मिनट। दिस फेनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. ठीक है, तो ये जो पूरा फेनोमेनन हमने पढ़ा उसको वो एकदम सही है, ट्रू है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, ठीक है। तो और वो जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी करती है, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी वो पूरी जो है अर्थ की लाइफ है, मतलब जो अर्थ में लाइफ है उनकी स्टोरी है, ठीक है, कहानी है, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसा समझ में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट नो वैरिंग डिग्रीज। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कोई भी हो वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की मदद से टू वैरिंग डिग्रीज। तो डिग्रीज में वो तो वैरी हो जाता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ओके, लेट्स सी। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अपने आसपास देखोगे कि आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमें जानना है वो है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आखिर ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब क्या? मतलब इस धरती पर कितने ऑर्गेनिजम्स के टाइप प्रेजेंट हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ, ठीक है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एंड ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब इस धरती पर मिलियंस प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है प्रेजेंट है इस धरती पर, है ना। तो उसके मिलियंस हम ऐसे तो उसे काउंट नहीं कर सकते, तो इनको जो है स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ऐसे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सेम नाम से पुकारे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग इतने पॉसिबल नहीं है जब ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, ठीक है। जब तक हमें वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता नहीं है तब तक हम उसे ऐसा नाम नहीं दे सकते। तो ये द nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that what organism the name is attached to। जब हमें ये चीज़ पता चलेगी वो होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये स्टडी जो है उसको अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम को एस्टैब्लिश किया हर एक नॉन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। वो क्या है हम आगे चलकर देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लांट्स के लिए जो है साइंटिफिक नेम्स जो है वो दीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम्स है वो जो भी ICBN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ने जो
प्रिंसिपल्स या फिर क्राइटेरिया बनाए हैं उसके बेस पर इन्हें नाम दिया गया है प्लांट्स को, ठीक है। और एनिमल्स की बात करूँ तो वो भी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, क्राइटेरिया बनाए हैं, उनके बेस पर उन्हें नाम दिया गया है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ये जो साइंटिफिक नेम है वो हमें ये बताता है कि उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, अब बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। तो जो बायोलॉजिस्ट है वो जो यूनिवर्स ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं साइंटिफिक नेम को देने के लिए वही फॉलो करते हैं। क्या है वो? ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये जो दो कंपोनेंट है ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स, तो ये जो सिस्टम है जिसमें ये कंपोनेंट्स के मदद से जो नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। तो ये जो नेमिंग का सिस्टम है वो देने वाला कौन था? कार्लस लिनियस, ओके। कार्लस लिनियस ने ये दिया हमें, ओके। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो ये जो नेमिंग सिस्टम है जिसमें दो वर्ड आते हैं, जैसे वो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इसको कन्वीनियंट माना गया। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में मैंगो का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। अब ये जानते हैं कि ये बाइनोमियल नेम कैसे है। बाइनोमियल नेम मतलब क्या? जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, जैसे क्या है वो? स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम, ठीक है। अब इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स जेनस, ठीक है। तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है उसमें से मैंगीफेरा हमें जीनस के बारे में बताता है और इंडिका जो है वो एक स्पीसीज है, ठीक है। मतलब स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, ये याद रखिए। अब यहाँ पर जो है कुछ यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के लिए, मतलब ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स बनाए गए हैं। क्या है वो? 4 रूल्स जान लेते हैं। अब ये जो मैंगीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें रूल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन के होते हैं लेकिन उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में, ये याद रखिए, ठीक है। द सेकेंड इज द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस। तो जो बाइनोमियल नेम है उसमें का जो पहला वर्ड है, जैसे यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर जो मैंगीफेरा है वो हमें क्या बताता है? जीनस के बारे में बताता है। सिर्फ मैंगीफेरा नहीं, ऐसे कोई भी बाइनोमियल नेम आएंगे तो जो भी होंगे वो जो पहला नेम होगा वो हमें जीनस के बारे में बताएगा, ठीक है। और जो दूसरा नेम होगा जैसे इंडिका, और जो इंडिका है वो हमें क्या बताता है? इंडिका हमें स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताता है, यानी वो कौन से स्पीशीज़ का है, स्पीशीज़ या फिर हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं, और वी कैन से इट एज स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। तो ये दो कंपोनेंट्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। तो जब भी ये जो बायोलॉजिकल नेम है उनको हम हैंड रिटन लिखते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका को जब हम हैंड रिटन लिखेंगे तो उस जो दोनों वर्ड्स है उसको स्पेशली अंडरलाइन किया जाता है। इसको स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, इसको स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो लैटिन से आए गए हैं और इनको जो लिखा है वो इटैलिक्स में लिखा गया है, इसलिए, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ठीक है। जो पहला वर्ड है जो जीनस को एस्टैब्लिश करता है, बताता है, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर में। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सिर्फ एम कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। आया? ये देखो, आया समझ में? ये देखो यहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर जो लिखा है ये मैंगीफेरा इंडिका में, इस ऑथर का नाम, मतलब जिसने इसको एस्टेब्लिश किया है उसका नाम आता है इंडिका के बाद, मतलब इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है ना, तो इसके बाद ऑथर का नाम आएगा, ठीक है। ऑथर का नाम क्या है? कार्लस लिनियस, तो उसको लिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिन कहते हैं हम, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए,
अब एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म, एग्जांपल मैंगिफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, मैंगिफेरा इंडिका लिन, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो ये लिन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो हमें यह बताता है कि ये जो स्पीशीज है उसको पहले किसने डिस्क्राइब किया था, लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर, अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है धरती पर प्रेजेंट है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अर्थ, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अर्थ, है ना। तो इतने सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इतना आसान बात तो है नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसकी वजह से जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की मदद से, ठीक है। अब देखिए, हम आसानी से पहचान सकते हैं प्लांट्स के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को, डॉग, कैट, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ों को हम आसानी से, अब डॉग के ग्रुप को हम देखेंगे तो हम डॉग ही बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं है लायन बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स with the organism in that group. What image do you see when you think of dog? अब जब आप डॉग के बारे में मैं आपको बताता हूँ तो आपके मन में इमेज आता है डॉग का, ठीक है। तो यही है, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स, ठीक है, सबको वही दिखेगा। कैट तो नहीं दिखने वाला, डॉग ही दिखेगा। डॉग बोलूँगा तो डॉग दिखेगा, कैट बोलूँगा तो कैट दिखेगा, ऐसा नहीं डॉग बोलूँगा तो कैट दिखेगा, कैट बोलूँगा डॉग दिखेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिमिलरली सपोज वी आर टू से मैमल्स, मैमल्स जो है वो भी एनिमल्स ही है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर, उनके पास भी एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन आवर माइंड्स विल वीट प्लांट्स, ठीक है। राइस का किसी और का पिक्चर नहीं आने वाला, वीट बोलो तो वीट का ही पिक्चर आएगा अपने हमारे माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज, तो ये जो कैटेगरीज हमने बनाई है उसका जो साइंटिफिक टर्म है उसको हम कहते हैं टेक्सा, ठीक है। टेक्सा कहा जाता है उसको, आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये जो टेक्सा है वो अलग अलग कैटेगरीज को दर्शा सकता है अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। प्लांट्स जो है वो भी टेक्सा को फॉर्म करते हैं, वीट जो है वो भी टेक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारी चीज़ें जो है टेक्सा है, ठीक है। अब देखिए, बट यू नो दैट अ डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो आपको पता है डॉग जो है वो मैमल है, लेकिन मैमल एनिमल के कैटेगरी में आता है। तो देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एनिमल्स, मैमल्स या डॉग्स जो भी है टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग टेक्सा में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, ये जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जिसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड पर अलग अलग क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए, external and internal structure along with structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। तो यहाँ पर क्या गिवन है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंक्लूड हो जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स की, वो सारी चीज़ें जो है वो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आती है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आती है, ठीक है। तो हेंस हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को, उनको क्लासिफाई करना, नेमिंग देना, नोमेनक्लेचर मीन सिंपली नेमिंग होता है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये जो है टैक्सोनॉमी के बेसिक है, आया समझ में, ये जो है वो टैक्सोनॉमी के बेसिक है। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है,
पहले से ये चलता आ रहा है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो पहले से ही बहुत उत्सुक है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानिए, उनको जानने की बहुत उत्सुकता होती है, ठीक है। पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, उनके ओन यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। पहले क्या होता था, ह्यूमन बींग्स जो है उनको फूड के लिए, क्लॉथ के लिए, शेल्टर के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता था। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो पहले के क्लासिफिकेशंस किए गए थे वो ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पर किए गए थे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर सीन्स लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर about different kinds of organisms and their diversities but also relationships among them। तो जो ह्यूमन बींग्स है उनको सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं जानना था, उनके रिलेशनशिप्स को भी जानना था। इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ों को भी उनको जानने में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उत्सुकता थी, ठीक है। सो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो ये जो ब्रांच है स्टडी करने की, जो ह्यूमन बींग्स की उत्सुकता मैंने आपको बताई, उस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सिस्टम, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल फॉर हिज पब्लिकेशन। मतलब जो लिनियस है, कैरलस लिनियस जो है, जिसने जो बाइनोमियल नेम को डिस्क्राइब किया, बनाया, उसने भी सिस्टमैटिक्स को यूज़ किया, सिस्टमा नेचर को ही यूज़ किया अपने पब्लिकेशन के टाइटल के लिए, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लैटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टमैटिक्स का स्कोप है वो आगे चलकर बहुत एनलार्ज हो गया और उसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नेमिंग देना ऑर्गेनिजम्स को, उनको क्लासीफाई करना, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होने लगी, ठीक है। और ये जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या बताता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप को हमें बताता है, ठीक है। तो होप आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी, ये क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये एग्जाम्पल मैंगिफेरा इंडिका का, ठीक है। ये सारी चीज़ें होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज़ है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके, स्टे सेफ, ओके, बाय।